YouTube channel Target Classes Schedule. Now, today we are continuing our last lecture, that is from polity. Today we are studying forward topics from constitutional development under the company rule. Today our first topic is Charter Act 1830. Let's begin our lecture with the very interesting act in Indian polity. तो मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है इंडियन पॉलिटी की, ओके, विच इज़ टोटली रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. एंड हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड लिया था, हमने थोड़ा सा समझने को कोशिश किया था कि कैसे हमें इंडियन पॉलिटी तक पहुंचने के लिए एक पड़ाव से गुजरना पड़ेगा, जो कि कई सारे ऐसे बदलाव जो कि हमारे इतिहास में ऐसे एक्ट बनाए गए, ऐसे बदलाव किए गए जिससे कहीं ना कहीं हमें हमारे भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि समझने में काफ़ी सहायता मिलती है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से यहाँ जो ब्रिटिशर्स आए हुए थे, इन्होंने दीवानी राइट्स पाने के बाद में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट बनाया, जिसमें गवर्नर ऑफ बंगाल को उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पद दिया. इस प्रकार से उन्होंने कई सारे बदलाव किए. ऐसे ही हमने पिट्स इंडिया एक्ट में भी कई सारी चीज़ें देखी. आफ्टर दैट हम 1813 के एक्ट में आएंगे कि यहाँ ऐसी कौन कौन सी चीज़ें बदलाव की गई थी जो कि हमें हमारे नॉलेज में होना चाहिए और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. चलिए, तो हम आते हैं हमारे टॉपिक में, दैट इज चार्टर एक्ट 1813. तो इस एक्ट में क्या क्या बदलाव किए गए? सबसे पहली चीज ये की गई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसे मोनोपोली दिया गया था ट्रेड करने का इंडिया में, उसे खत्म कर दिया गया. बट एक्सेप्ट द टी एंड ओपीएम. आफ्टर दैट एक फाइनेंशियल प्रोविजन लाया गया फॉर द प्रमोशन ऑफ साइंस एंड लिटरेचर. स्पेशली एट दैट टाइम एजुकेशन एक बहुत ही अलग ऐसी चीज होती थी जिसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं थी. आज भी जब इतने साल हो चुके हैं आज़ादी को, तो भी हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि हम रिमोट एरिया तक में एजुकेशन को प्रमोट कर सकें, एजुकेशन को वहां तक पहुंचा सकें. तो एट दैट टाइम कैसी कंडीशन होगी 1813 हम समझ सकते हैं. तो उस समय एक पहला हम कह सकते हैं फाइनेंशियल प्रोविजन लाया गया जिसमें प्रमोशन किया गया साइंस एंड लिटरेचर. आफ्टर दैट इस एक्ट में एलोकेशन किया गया, कुछ फंड भी लगाया गया एजुकेशन के प्रमोशन के लिए, अप टू 1 लाख रुपीज फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन अमंग द नेटिव्स. इट इज अ वेरी बिग एंड वेरी अप्रिशिएबल थिंग डूइंग बाय द ब्रिटिशर्स. अच्छा, कुछ चीजें हो जाती हैं जब हम किसी चीज के लिए जनरली किसी कंट्री के लिए कुछ करना नहीं चाह रहे, बट एट दैट मोमेंट हमको ऐसा लगता है कि नहीं, हमें इस इतने सारे मास में रूल करने के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशंस या कुछ पावर ऐसी बनानी पड़ेगी जिससे हम इनका यूटिलाइजेशन कर पाए और हमारा काम हो पाए. क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो सारे काम को नहीं कर पा रहे थे. उनको क्लास ए क्लास बी की ही काम करने थे, लेकिन जो क्लास सी या 4th ग्रेड के जो काम थे, जैसे कि क्लर्क हो गया, जो कि पेपर वर्क करना था, उसके लिए उन्हें थोड़ी बहुत पढ़ाई तो करवानी पड़ती है इंडियन में. इसलिए इन्होंने थोड़ा सा एलोकेशन किया, थोड़ा एनुअल सम ऑफ ₹1 लाख फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन. इट इज अ बिग एफर्ट बाय द ब्रिटिशर्स. अब यहाँ पर देखने वाली ये बात है कि उन्होंने स्टार्ट तो किया, और जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ब्रिटिशर्स ने कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इन्होंने क्या किया हो अपने स्वयं के इन्होंने उपयोग के लिए ना किया. हर एक छोटा सा छोटा काम जो है इनका, वो किसके लिए हुआ है? वो कहीं ना कहीं उनका यूटिलाइजेशन इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया से करने के लिए हुआ था. एनीवेज, उन्होंने एफर्ट किया, उन्हें एजुकेशन के लिए एक फाइनेंशियल प्रोविजन बनाया. तो 3 पॉइंट हमको देखने को क्या मिलते हैं. फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की एक मोनोपॉली थी. ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मोनोपॉली दी गई थी. इस मोनोपॉली को क्या कर दिया गया? एंड कर दिया. मोनोपॉली एंड हो चुका था भारत में, लेकिन यहाँ पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी भी मोनोपॉली थी टी और ओपीएम में. तो फर्स्ट पॉइंट क्या नोट किया हमने? मोनोपॉली एंडेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. देन आफ्टर हमने देखा कि जो फाइनेंशियल प्रोविजन लाया गया, फाइनेंशियल प्रोविजन, ये फाइनेंशियल प्रोविजन लाया गया साइंस एंड लिटरेचर के लिए. ये फाइनेंशियल प्रोविजन लाया गया साइंस और लिटरेचर. आफ्टर दैट हमने तीसरी इंपॉर्टेंट पार्ट देखी कि यहां पर एलोकेशन किया गया, एलोकेशन ऑफ 1 लाख रुपीज. किस चीज के लिए एलोकेशन था ये? फॉर द एजुकेशन ऑफ द नेटिव, फॉर द नेटिव्स.
तो ये 3 पॉइंट है जो हमको चार्टर एक्ट 1813 से देखने या हमारे नॉलेज में होना चाहिए, और हमें इसे एकदम से अपने नोट में लिख लेना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट में, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो यहां पर हमने क्या देखा कि सीरीज ऑफ चार्टर ऑफ एक्ट्स हैं जिसमें कई सारे छोटे बड़े बदलाव किए गए। अच्छा, जो चार्टर एक्ट 1833 का आया था, इसमें फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन किया गया। व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सेंट्रलाइजेशन? केंद्रीयकरण का मतलब क्या होता है? केंद्रीयकरण का मतलब होता है अल्टीमेट जो पावर होगी वो एक पर्सन पे या एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन में केंद्रित होगी। आप यहां पर हर किसी को पावर नहीं होगी कोई डिसीजन लेने की। तो सेंट्रलाइजेशन का जो अपन एक लाइन में बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, तो सारी की सारी जो शक्तियां हैं वो केंद्रित होंगी, वो एक व्यक्ति प्रमुख या एक संस्थान प्रमुख के अंतर्गत हो। इसके बाद में यहां क्या किया गया, 1833 के बाद थी कि उस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, अब उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया। एंड एट दैट टाइम जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो हमने 3 पॉइंट क्या क्या देखे। पहला हमने देखा कि जो चार्टर एक्ट था 1833 में, यहां पर सेंट्रलाइजेशन किया गया, केंद्रीयकरण किया गया। आफ्टर दैट हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते थे, अब वो क्या हो गए हैं, अब वो हो गए हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इस पद पर होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब यहां पर लॉर्ड विलियम बेंटिक बन चुके थे पहले गवर्नर जनरल भारत के। इस एक्ट का नाम सेंट हेलेना एक्ट भी है। इस एक्ट को हम सेंट हेलेना एक्ट से भी जानते हैं। तो चार्टर एक्ट जो 1833 का है, इसे सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। अच्छा, इस एक्ट में एक बहुत मजेदार चीज ये हुई कि अभी यहां पर क्या होता है, जैसे कोई भी व्यक्ति है, हम उसे एक पद देते हैं, उस पद में रहने के लिए उसे कुछ शक्तियां देते हैं। ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे कुछ अधिकार प्रधानमंत्री के पास हैं, कुछ रक्षा मंत्री के पास। देखिए, प्रधानमंत्री के अधिकार तो बहुत होते हैं, अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो उनके पास कई सारे अधिकार होते हैं। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री के कुछ अधिकार होते हैं, राज्यपाल के कुछ अधिकार होते हैं, साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष की भी हम बात करते हैं तो उसके पास भी कुछ अधिकार होते हैं। मतलब यहाँ पर सारी शक्तियों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसका विकेंद्रीयकरण या डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, मैंने पहली लाइन में आपको बताया, यहाँ केंद्रीयकरण के लिए एक प्रमुख कदम उठाया गया। इसमें ऐसे कोई कार्य हुए होंगे जिससे पता चल रहा हो कि केंद्रीयकरण हुआ है। तो यहां पर क्या होता था कि एक बॉम्बे का गवर्नर थे, एक मद्रास के गवर्नर थे, ये अलग अलग प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी। अब जो बॉम्बे की प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे उनको कुछ शक्तियां दी गई थी, और जो मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे उनको कोई शक्तियां दी गई थी। लेकिन यहाँ मुद्दा क्या था, केंद्रीयकरण करना था। तो इन्हें जो भी शक्तियां दी गई थी, कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स दिए गए थे, वो उनसे वापस ले लिए गए, या कहा जा सकता है कि दी पावर वर रिमूव्ड। कितनी मतलब अजीब बात है ना, आप खुद ही वो रूल्स बना रहे हो, आप खुद ही पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, बट आपको एक ऐसा टाइम आता है कि आपको रिमाइंड होता है कि नहीं, मुझे ये पावर उसको नहीं देनी, मुझे अपने पास स्वयं ये पावर चाहिए। अब कितनी रैपिडली कितनी बड़ी बड़ी चेंजेस कर देते हो। इसीलिए हमारे संविधान में कहा जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर हम किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य है, हमारी एक मूल सिद्धांत है जिसके आधार पर हम अपने संविधान को बना रहे हैं, तो उस सिद्धांत को लेते हुए हमारा मुख्य सिद्धांत यही होता है कि कंट्री में डेमोक्रेटिक हो सके, कंट्री के हर एक व्यक्ति को वो राइट्स मिल सके जिसके यूटिलाइजेशन मात्र से वो सर्वाइव कर सके, हैप्पीली सर्वाइव कर सके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एवरी एंड सिंगल पर्सन ऑफ द कंट्री टू लिव विथ सोवरेनिटी। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर आप ऐसे रूल्स बनाते हो, देन आफ्टर उसको चेंज कर देते हो। अभी आपने उनको पावर्स दी, अब आप उनकी पावर्स ले रहे हो, क्योंकि आपका मन क्या है, केंद्रीकरण करने का है। तो चलिए इस कहानी को हम और आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर चीजें चेंज हो रही हैं, बट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि ऐसा कौन सा एक्ट था जो सेंट हेलेना एक्ट कहा जाता है, ऐसा कौन सा एक्ट था जिसमें सेंट्रलाइजेशन के लिए फाइनल स्टेप लिया गया था। इसलिए ईच एंड एवरी पॉइंट्स आई डिलीवर्ड इन दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो बी अटेंटिव टुवर्ड्स द ऑल लेक्चर्स गिवन बाय मी। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक कदम उठाया।
अच्छा, एक चीज होती है कोई स्टेप फॉरवर्ड करना और कोई चीज होती है आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आप जो है स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हो, बट इन रियलिटी देयर इज नो एनी कंडीशन जहां पर आप स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हो। इट मीन्स आप देख क्या रहे हो कि यहां पर आप देख रहे हो कि यहां स्टेप फॉरवर्ड नहीं हो रहा, लेकिन आप दिखाना चाहते हो कि यहां स्टेप फॉरवर्ड हो रहा है। तो इसी तरीके से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज। अब वो सिविल सर्विसेज के लिए कंपटीशन तो कराना चाह रहे थे, बट द वर्ड ओपन मतलब यहां पर आप क्या कर रहे हो, निष्पक्ष रूप से सिविल सर्विस के एग्जाम कंडक्ट कराने का के लिए आप एक स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हो, उसको आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, बट दे वर फेल्ड, वो ऐसा नहीं कर पाए। चलिए अब इसके आगे भी देखते हैं कि ये क्या क्या चीजें ऐसी करते हैं जिसको ये बाद में हटा देंगे। तो इन्होंने एक लॉ कमीशन बनाया। अच्छा, अब लॉ कमीशन बनाया तो किसी के अंडर में बनाया होगा, इन्होंने लॉर्ड मैकेले के अंडर में एक लॉ कमीशन बनाया। और इस लॉ कमीशन का जो वर्क था, जैसे कोई कमीशन बनाया गया उसे कुछ शक्तियां दी जाएंगी, और इस कमीशन की शक्ति थी टू कोडिफाई इंडियंस लॉ। यहाँ पे इंडियंस लॉ को कोडिफाई किया जाएगा। चलिए बढ़िया है, अच्छा काम कर रहे हैं वो। हाँ, आगे हम चलते हैं। हियर द एंडेड द कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। तो चलिए इस कंपनी का ट्रेड चाइना से और टी का भी समाप्त होता है। तो इतनी सारी चीजें इस एक्ट के अंतर्गत की गई। तो चलिए हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं थ्रोली। तो जैसे मैंने बताया सेंट्रलाइजेशन, एंड आफ्टर मैंने बताया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाएंगे। फिर मैंने बताया इसे सेंट हेलेना एक्ट कहा जाता है। आफ्टर दैट मैंने आपको बताया कि यहाँ दो प्रेसिडेंसी, जैसे हम बात कर रहे हैं बॉम्बे एंड अनदर इज मद्रास, तो दो अलग अलग प्रेसिडेंसी थी। इन दोनों के पास अब प्रेसिडेंसी थी तो कुछ इनको लेजिस्लेटिव पावर दी गई थी, लेजिस्लेटिव पावर थी इन दोनों के पास में। अब इस पावर को रिमूव्ड कर दिया गया, रिमूव कर गया। तो दिस इज द थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू दिस एक्ट। आफ्टर दैट जब हम देखते हैं कि यहाँ पर इसके बाद में क्या किया गया है, तो फोर्थ पॉइंट जो हमको ध्यान देना है, तो यहाँ पर इन्होंने अटेम्प्ट किया था फॉर ओपन कंपटीशन ऑफ सिविल सर्विसेज। तो यहाँ पर एक ओपन कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया इन्होंने फॉर सिविल सर्विसेज। अब लेकिन इसके लिए मैंने आपको क्या बोला कि ये क्या हो गए, पूरी तरीके से फेल। फिर एट लास्ट हमने क्या देखा, इन्होंने क्या किया, एक इन्होंने लॉ कमीशन बनाया। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इन्होंने क्या किया, एक लॉ कमीशन का गठन किया। और ये जो लॉ कमीशन थे, ये लॉ कमीशन किसकी अध्यक्षता में हुआ या किसकी प्रेजेंस में हुआ, तो ये हुआ अंडर लॉर्ड मैकॉले की, लॉर्ड मैकॉले। तो लॉर्ड मैकॉले ने क्या किया, इस कमीशन के थ्रू क्या कराया उन्होंने, इन्होंने इस कमीशन के थ्रू कोडिफाई कराया लॉ ऑफ इंडिया। तो ये हमारा हो गया फिफ्थ पॉइंट रिलेटेड टू दिस एक्ट। आफ्टर दैट हमने देखा कि लास्ट में हमने ये पॉइंट देखा कि यहां पर अब टोटली जो मोनोपोली थी वो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। मोनोपोली पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है विद ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। चलिए, तो ये हमने एक्ट पढ़ा, इसकी कई सारी चीजें हमने बारीकी से समझी। अब इसके बाद हम आते हैं 1853 में। तो एक चार्टर एक्ट, हमने दो चार्टर एक्ट कवर कर लिए, अब हम तीसरा देखेंगे, इसको मैं मिटा रही हूं। चलिए, तो 1833 के बाद में 1853 के एक्ट की बात हम बात करते हैं, हम इसके बारे में अब देखते हैं। चलिए, तो 1853 की कहानी पढ़ते हैं कि 1853। अच्छा देखिए, जब हम अलग अलग एक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो उस समय क्या सिचुएशन चल रही होगी, उस समय क्या स्थिति रही होगी, उसकी थोड़ी बहुत हमको आइडिया लगते जा रहा है, क्योंकि किस तरीके के रूल्स बन रहे हैं, हर समय अलग अलग तरीके के रूल्स बन रहे हैं। और उस समय हो सकता है उस चीज की नीड समझ में आ रही हो, या समझ में आ रहा हो कि अगर हमें रूल करना है। एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। आज की जनरेशन जेड जनरेशन है, अगर हमको उनको रूल करना है या हम चाहते हैं कि वो हमारे अकॉर्डिंग ट्रेडिशंस या वो हमारे अकॉर्डिंग चीजों को माने या समझे हमारी फीलिंग्स को, तो यदि हम ऑर्थोडॉक्स के थ्रू उनको मनाने की कोशिश करेंगे तो नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है कि हम उनको कन्विंस कर पाएंगे। बट यदि हम उसमें कोशिश करेंगे कि उनकी लैंग्वेज में या वो जो चाह रहे हैं उस तरीके से हम थोड़ी बहुत चीजें उनकी मान लें और अपनी चीजें मनवा लें, ऐसा नहीं है वो उस चीज को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बट फिर भी ये इफेक्टिव है। यदि हम किसी के मन की दो चार चीजें कर लेते हैं ना, तो एक दो चीजें वो हमारे मन की भी कर देता है कैजुअली। तो यही चीजें चल रही थी, यहाँ पर उल्टा था। यहाँ पर गवर्नमेंट जो थी एक दो चीजें या एक आध ऐसी चीज कर देती थी जो इंडियन पीपल के लिए थोड़ा बहुत कन्विंसिंग हो जाता था, सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाती थी। बट ऐसा नहीं था, विद्रोह फिर भी हो रहे थे, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि कंटिन्यूअसली जगह जगह पे विद्रोह देखने को मिल रहे थे।
चलिए तो हम अपना स्टेप फॉरवर्ड करते हैं कि 1853 की क्या कहानी थी। तो अगर मैं कोई एक स्पेसिफिक डेट के बारे में चर्चा कर रही हूँ, तो आप उस सिचुएशन में थोड़ा सा घुसेंगे, थोड़ा सा इमेजिनेशन क्रिएट करेंगे कि क्या सिचुएशन रही होगी, थोड़ी सी थिंकिंग करेंगे, तो आपको इन पॉइंट्स को मेमोराइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। चलिए, तो फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल वर सेपरेटेड। तो 1853 में ऐसा क्या हो गया कि गवर्नर जनरल काउंसिल की लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर को अलग अलग कर दिया गया। सो इट सीम्स लाइक बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ पर अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं तो हमने यहाँ पर 5 पिलर की बात की हुई है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम देखते हैं एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, एक जिसको हम विधायिका कहते हैं, ठीक है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई आपकी, एक हो गई आपकी कार्यपालिका, है ना, और एक आपकी हो गई न्यायपालिका, और यहाँ मीडिया को या फिर हम कह सकते हैं कि पत्रकारिता को भी एक स्तंभ माना गया, तो 4 स्तंभ हो गई, है ना। तो यहाँ पर न्यायपालिका, तो यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका का चर्चा तो की गई कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें लेजिस्लेटिव पावर्स एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स बोथ वर बाइफरगेटेड। ओके, सो हम यहाँ पर कह सकते हैं देयर इज अ बिगिनिंग फॉर पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। नाउ इंडियंस वर अलाउड टू coordinated in civil services. Nice, very nice. And it introduced for the first time local representation in Indian Central Legislative Council. It means हाँ चेंजेस तो हो रहे हैं, दिख रहे हैं ना, बस दिखाने के लिए ही चेंजेस हो रहे थे। बस यही चीज आप समझ लीजिए कि दिखाने के लिए चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि आपको दिख रहे हैं, वर्ड्स लिखे हुए हैं कि चेंजेस हो रहे हैं। चलिए, तो अब क्या होगा, अब इंडियन कर सकते हैं, बिल्कुल अलाउड है, इंडिया में रह के इंडियंस अलाउड है टू पार्टिसिपेट इन सिविल सर्विसेज, मतलब वो हमारे देश में आकर हम ही को अलाउ कर रहे हैं। ओके, देन आफ्टर इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब आप सीधे लोकल रिप्रेजेंटेशन कहाँ हो रहा है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अ वेरी बिग फुट फॉरवर्ड। चलिए, तो हम इसमें भी गौर करते हैं क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए। मतलब इस एक्ट में सबसे पहले तो क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल की काउंसिल हुआ करती थी, एक इसकी परिषद या काउंसिल हुआ करती थी। अब ये काउंसिल के अंतर्गत इन्हें शक्तियां दी गई थी, ठीक है। अब इस शक्तियों को 2 भागों में बांटा गया, एक में लेजिस्लेटिव पावर जो थी इनकी और एग्जीक्यूटिव पावर थी, दोनों पावर को अलग अलग कर दिया। मैं लेजिग्नेशन या विधायिका के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जहां फ्रेमिंग की जाती है लॉ की, उसे विधायिका कहा जाता है, और एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका कहा जाता है किसे, जहां पर वो बनी हुई विधियों को लागू करवाने का कार्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को बाइफरगेटेड किया गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या हो गई, शुरुआत हो गई, एक तरीके से इसकी बिगनिंग हो गई, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो अब इसके बाद में जो सेकंड देखा गया कि यहाँ पर सिविल सर्विसेज में इंडियन क्या करेंगे, आप पार्टिसिपेट करेंगे, उनको परमिशन दे दी गई थी। अब इसके बाद में सीधे लोकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा था इंडियन का सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ पर लोकल रिप्रेजेंटेशन को इन्होंने प्रमोट किया, लेकिन कहाँ किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इट इज वेरी नाइस कि आप क्या कर रहे हो, इंडियन को भी इस चीज में इंक्लूड कर रहे हैं। मार्क माय वर्ड, दिख रहा है कि इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि थोड़ा सा हमको इस चीज को समझ के चलना है कि यहाँ पर हमें ये पॉइंट अपने दिमाग में रखने हैं कि चेंजेस क्या किए गए। बट मैंने आपको पहले भी कहा, एक सिचुएशन आपको क्रिएट करनी है कि वो उस सन में, उस दशक में चल क्या रहा था, सिचुएशंस क्या थी। तो देखिए बहुत डिफरेंस होता है कि दिखाया क्या जा रहा है, हो क्या रहा है, इसके बीच का। अब इसके बीच के डिफरेंस को आप सिस्टम भी कह सकते हो, या इसके बीच के डिफरेंस को आप पत्रकारिता भी कह सकते हो। तो दोनों चीज होती है कि किस तरीके से चीजें आपके पास पहुंच रही हैं, क्या हो रहा है, क्या आपके न्यूज आपके तक पहुंच रही है, उससे क्लियर होता है कि उस समय क्या सिचुएशन रही होगी। तो ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं एक्ट में, ये हमें ध्यान देना। चलिए, थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ अभी तक जुड़े रहे, और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ में मैं अपनी तीसरी वीडियो लेकर आऊंगी। इस तरीके से हम पूरी पॉलिटी की सीरीज को कंप्लीट करेंगे। पढ़ना है, मन लगा के पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।